पिछले वीडियो में विद्यार्थियों को प्रायिकता नामक अध्याय से संबंधित प्रमुख शब्दों और उनके अर्थों को अवगत कराया गया था। आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को प्रायिकता क्या है और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। तो आपको बताया गया था कि जब हम एक यादृच्छिक प्रयोग करते हैं, अर्थात ऐसा प्रयोग जिसका परिणाम निश्चित हो किंतु यह पता न हो कि क्या परिणाम होगा, तो ऐसे प्रयोग करने पर घटना होती है और घटना के परिणाम आते हैं। तो इसी प्रकार यदि हम किसी घटना की प्रायिकता निकालते हैं तो उसको हम इस प्रकार लिखते हैं कि घटना की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। किसी भी घटना की जब आपको प्रायिकता निकालनी हो तो उसका मतलब है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब देखते हैं, जैसे हम एक पहला प्रश्न लेते हैं। हमने क्या किया, एक सिक्के को उछाला, तो लिखेंगे क्या, एक सिक्के को उछालने पर, और हम चाहते हैं कि हेड प्राप्त हो जाए, तो हेड प्राप्त होने की प्रायिकता ये हमको ज्ञात करनी। तो जब आप सिक्के को उछालेंगे तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि परिणाम कितने प्राप्त होंगे। प्राप्त परिणाम और जो टोटल परिणाम प्राप्त होते हैं उनका जब हम एक सेट बनाते हैं तो उसे कहा जाता है सैंपल स्पेस। तो अब इस सैंपल स्पेस में हमको क्या क्या मिलेंगे, जब हम सिक्के को उछालेंगे तो हमको हेड मिलेगा और या फिर टेल मिलेगा। अर्थात इन परिणामों की संख्या क्या हो गई, इसको हम कहेंगे नंबर ऑफ एस। एन ऑफ एस लिख दे, मतलब नंबर ऑफ एस, परिणामों की संख्या हो गई यहाँ पर 2। तो हमें कुल 2 परिणाम प्राप्त हो रहे हैं और हमको चाहिए क्या, हेड प्राप्त होने की प्रायिकता। अर्थात एक ही परिणाम हमको चाहिए, हेड प्राप्त होने की प्रायिकता। तो केवल एक ही चांस है, ठीक है, 1 बटे कुल परिणाम कितने, 2। तो इस प्रकार हेड प्राप्त होने की प्रायिकता हो जाती है 1 बटे 2। अब देखिए एक प्रश्न और आपके सामने रखा गया। एक पासा फेंकने पर 4 से अधिक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, कि उस पर क्या आएगा, 4 से अधिक आएगा। तो अब देखिए हम लिखेंगे क्या, चूंकि पासा फेंकने पर प्राप्त कुल परिणाम, किसके लिए तुम्हें बनाना पड़ेगा क्या, सैंपल स्पेस। तो क्या क्या प्राप्त होगा, 1 2 3 4 5 6, इतने परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ एस कितना हो गया, परिणामों की संख्या 6 हो गई। तो ये कुल परिणामों की संख्या प्राप्त हो गई। और हमको क्या चाहिए, अनुकूल परिणाम चाहिए। देखिए क्या चाहिए, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब हम क्या कहेंगे, हमको चाहिए क्या, 4 से अधिक आए, तो लिखेंगे पासे पर 4 से अधिक आने के अनुकूल परिणाम, ठीक है ना। तो इसको हम इस घटना का नाम ले लेते हैं ए। घटना क्या हो रही है कि पासे पर 4 से अधिक आ जाए। तो अब इस घटना ए की हमको प्रायिकता निकालनी है। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास क्या होंगे, अगर हमारे पासे पर 5 आ जाए या 6 आ जाए तो हम कह देंगे कि घटना हुई है। यही तो है ना। तो अब देखते हैं, तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया, 2। तो अब लिखेंगे क्या, पासे पर
4 से अधिक आने की प्रायिकता, इसको हम क्या कहते हैं, P ऑफ A कहते हैं। ए एक घटना है और P माने प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता, और इसका फार्मूला आप देखो, हम सूत्र के रूप में जो बता रहे हैं, तो P ऑफ A बराबर क्या कहेंगे हम, नंबर ऑफ A बटे नंबर ऑफ S, ये सूत्र हो गया। तो बराबर नंबर ऑफ A अनुकूल परिणाम 2, कुल परिणाम 6, और इसको जब आप सरल कर देंगे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, रिजल्ट आ गया 1/3। तो ये प्रायिकता प्राप्त हो गई। तो अब विद्यार्थियों को प्रायिकता का अर्थ अवश्य समझ में आ गया होगा कि मतलब कोई अगर हम प्रयोग करते हैं तो प्रयोग से कितने परिणाम मिलते हैं वो पता लगाना चाहिए। नंबर 2, जो घटना हो रही है उस घटना के कितने परिणाम होंगे ये पता लगाना चाहिए। तो घटना की प्रायिकता बराबर घटना के परिणाम बटे कुल परिणाम, इस प्रकार प्रश्न को हल करना है। चलिए आगे प्रश्न में चलते हैं। अब अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए एक सिक्का उछालना न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। और जब 2 टीमें खेलती हैं तो शुरुआत दोनों में से किसी एक टीम को ही करनी पड़ेगी। तो अब भाई अगर हम कोई ऐसा कार्य करें कि जिससे दोनों के लिए बराबर चांस हो जाए, तो हम सिक्के में क्या गुण देखते हैं कि उसमें 2 ही परिणाम प्राप्त होते हैं, और टीमें भी कितनी है 2, और दोनों ही परिणाम समसंभावी होते हैं। उनके परिणाम की जो आने की वो है संभावना जो है वो बराबर होती है। मतलब ये कोई एक टीम नहीं कह सकती है कि इनके फेवर में निर्णय कर दिया गया है। तो यहाँ पर न्याय संगत विधि मानने का कारण क्या होना है, समसंभावी होना। तो अब लिखेंगे क्या, चूंकि सिक्के को उछालने पर प्राप्त दोनों परिणाम समसंभावी होते हैं, इसीलिए सिक्का उछालना क्या कहा जाएगा, न्याय संगत विधि है। अब भाई जरा सोचो, अगर इसके बजाय क्या कह दिया जाए कि नहीं सिक्का नहीं पासा फेंका जाएगा, है ना, और अगर एक आ जाएगा तो पहली टीम को दे दिया जाएगा। तो अब भैया उसमें एक समस्या होगी, एक आने के चांसेस कितने हैं, केवल 1, और ना आने के चांसेस कितने हैं, 5, क्योंकि 2 3 4 5 6 जब आएगा तो क्या कहा जाएगा, एक नहीं आया। तो इसलिए परिणाम वहाँ पे समसंभावी नहीं मिलेंगे। सिक्के में ही समसंभावी परिणाम होते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इसलिए खिलाड़ियों के बीच में सिक्का उछालना न्याय संगत विधि है। अब अगला प्रश्न, यदि P ऑफ E माने कोई इवेंट या घटना, अभी जैसे हमने घटना को A लिखा था तो A भी लिख सकते हैं, उसको E भी लिख सकते हैं। P ऑफ E बराबर 0.05, ये घटना की प्रायिकता दी है। तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी, मतलब घटना E नहीं होगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो लिखते हैं चूंकि P ऑफ E बराबर 0.05। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि जो टोटल प्रायिकता होती है, संपूर्ण प्रायिकता, वो होती है 1, जिसको हम निश्चित प्रायिकता भी कहते हैं। तो घटना होने की प्रायिकता अगर इतनी है
तो हमको चाहिए ई नहीं की प्रायिकता। तो इसको लिखा कैसे जाएगा? पी ऑफ ई नॉट, चाहे इस पे डैश लगा दें और चाहे इस पे ऐसे बार लगा दें। तो इसको क्या कहते हैं? 1 माइनस पी ऑफ ई, अर्थात टोटल जो प्रायिकता 1 होती है उससे इसको निकाल दो। तो 1 से घटा दीजिए 0.05, तो इसको 1.00 समझेंगे। तो 10 में 5 गया 5, फिर 9 में 0 गया 9, और फिर 9 में 0 गया, सॉरी यहाँ 0 बचेगा तो 0.95। तो ये आ गई आपकी प्रायिकता घटना के न होने की। तो अगर घटना होने की प्रायिकता दी जाए और तुमसे घटना के न होने की प्रायिकता पूछा जाए तो उसको 1 से घटा करके हम निकाल लेते हैं। अब अगला प्रश्न, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है? अब जरा सोचने वाली बात है। कह रहा थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। तो जब थैले में संतरे की महक वाली गोलियां नहीं है तो हम निकालेंगे तो उसमें निकलेगा क्या? वही निकलेगी। तो अब देखो हमने क्या किया, एक गोली निकाली है, तो जो गोली निकालेंगे वो कैसी निकलेगी? नींबू की महक वाली। अर्थात हम चाहे जो गोली निकालें वो कैसी निकलेगी? नींबू के महक वाली। तो यह एक निश्चित प्रायिकता का उदाहरण है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे निश्चित घटना का उदाहरण है यहाँ पर। तो लिखते हैं यहाँ पे, ये 5वां प्रश्न है। लिखेंगे क्या? चूंकि यह एक निश्चित घटना संबंधी प्रश्न है। तो अब क्या लिखेंगे? थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां होने के कारण एक गोली निकालने पर नींबू की महक वाली गोली ही प्राप्त होगी। वही प्राप्त होगी। तो इसलिए फर्स्ट संतरे की महक, संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0। तथा नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता, भाई जो गोली हम निकालेंगे वो वही निकलेगी, कोई भिन्न परिणाम ही नहीं प्राप्त होगा। तो वो प्रायिकता हो जाएगी 1। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। अब अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। किसी स्थिति में जब केवल 2 संभव परिणाम हो तो प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/2 होगी। सत्य है या असत्य? तो यहाँ पे छठा प्रश्न है, चूंकि प्रत्येक स्थिति में यदि केवल 2 ही संभव परिणाम हों तो ऐसे परिणामों को
समसंभावी घटना कहते हैं। इसलिए प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/2 होगी, है ना। तो अतः दिया गया कथन सत्य है। इसी प्रकार की ये 7वां प्रश्न है। यदि हम किसी सिक्के को उछालते हैं तो 2 संभव परिणाम हैं, चित या पट। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/2 है। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो इसमें भी वैसे ही लिखेंगे, चूंकि सिक्का उछालने पर प्रत्येक स्थिति में केवल 2 ही परिणाम प्राप्त होते हैं, चित या पट। अतः यह घटना समसंभावी है, इसलिए प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/2 होगी। अब 8वां प्रश्न क्या कह रहा है। यदि दिया गया है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो अब ये वही चीज देखिए आ गया, निगेटिविटी वाला आ गया। तो चूंकि 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता 0.992, एक ही दिन न होने की प्रायिकता है। यहाँ पे ये विद्यार्थी जरा ध्यान देंगे, एक ही दिन न होने की प्रायिकता। अतः क्या पूछा जा रहा है कि इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता बराबर 1 - 0.992। तो अब देखो 1 को क्या कह दोगे, 1.000, तो 10 में 2 गया 8, 9 में 9 गया 0, फिर 9 में 9 गया 0, लग गया दशमलव, इधर बचा 0। तो इस प्रकार ये आपका आंसर प्राप्त हो गया 0.008। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। यदि आप किसी सिक्के को 6 बार उछालते हैं और प्रत्येक बार चित आता है, तो क्या आप कह सकते हैं कि चित के प्राप्त होने की सैद्धांतिक प्रायिकता 1 है। क्या कहा गया है, 6 बार उछालते हैं, तो भाई पहली बार उछालेंगे तो चांसेस क्या होंगे, चित प्राप्त होने के लिए 1/2, 2 चांस बनते हैं, 2 में से 1 तुम्हारे मतलब का आएगा। और इसमें कह रहा प्रत्येक बार चित आ जाता है, तो भाई ये मौका है कि प्रत्येक बार चित आ गया। तो क्या आप कह सकते हैं कि चित प्राप्त करने की सैद्धांतिक प्रायिकता 1 है? तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, है ना। अब हम लिखेंगे क्योंकि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, जबकि इस प्रश्न में चित आने की घटना
समसंभावी है, समसंभावी है। अतः यहाँ कथन सत्य नहीं है। यहाँ कथन जो दिया गया है वो सत्य नहीं है। अब अगला प्रश्न है, सुषमा एक सिक्के को 3 बार उछालती है, प्रत्येक बार एक पट प्राप्त होता है। क्या आप सोचते हैं कि अगली उछाल में भी उसे पट प्राप्त होगा? तो यहां पर यह निश्चित नहीं कहा जा सकता। 10वां प्रश्न है, चूंकि सुषमा एक सिक्के को 3 बार उछालती है और प्रत्येक बार एक पट प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि सिक्का उछालने पर परिणाम समसंभावी होते हैं। अतः यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि अगली उछाल में भी उसे पट प्राप्त होगा। ये नहीं निश्चित किया जा सकता कि अगली बार उसे फिर से पट प्राप्त हो जाएगा। यदि मुझे एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्रत्येक बार चित प्राप्त होता है, तो क्या चौथी उछाल में मुझे यह आशा रखनी चाहिए कि पट का अधिक अच्छा संयोग है? तो ये भी नहीं कह सकते हैं। तो पिछले प्रश्न की तरह ही इसका विद्यार्थी जवाब देंगे कि ऐसा हम नहीं कह सकते कि अगली उछाल में हमें पट प्राप्त होने का अधिक अच्छा संयोग है, क्योंकि सिक्का उछालने पर जो परिणाम होते हैं वो समसंभावी होते हैं। तो इसको आप स्वयं लिखिए। अगला प्रश्न है, मैं 3 सिक्कों को एक साथ उछालता हूं, संभव परिणाम कोई चित नहीं, 1 चित, 2 चित या 3 चित। तो आप देखिए, इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से विद्यार्थी देखेंगे। चूंकि मैं 3 सिक्कों को एक साथ उछालता हूं, इसलिए प्राप्त परिणाम। तो अब देखिए प्राप्त परिणाम क्या होंगे, पहले उन पर विचार कर लेते हैं। जब हमने 3 सिक्के उछाला है, एक सिक्के पर हेड या टेल प्राप्त होता है, तो एक चांस तो ये बनेगा कि तीनों पे हमको हेड मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले 2 पे हेड मिले, दूसरे पे टेल मिल जाए। ठीक है ना? ऐसा भी हो सकता है पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड मिल जाए। ये भी हो सकता है हेड टेल टेल मिल जाए, है ना? हेड टेल टेल। या फिर हमको मिल सकता है टेल हेड हेड मिल गया, टेल हेड टेल मिल गया,
टेल, अब आगे नीचे लिख लेते हैं, टेल टेल हेड मिल गया, या फिर हमको टेल 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 मिल गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार हमें 8 परिणाम प्राप्त होते हैं। वैसे भी इसका एक तरीका ऐसा होता है, विद्यार्थी ध्यान रखेंगे, यदि एक सिक्का आपने उछाला है तो 2 परिणाम मिलेंगे, और दूसरा सिक्का उछाला तो दूसरे सिक्के पर भी 2 परिणाम मिलेंगे, और जब दोनों सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो यहाँ पर गुणा कर दिया जाता है। तो दोनों सिक्के जब एक साथ उछालेंगे तो 4 परिणाम मिलेंगे। इसी प्रकार एक तीसरा सिक्का उछालेंगे तो 2 परिणाम मिलेंगे, तीनों एक साथ उछालेंगे तो इनमें आपस में गुणा कर दिया जाएगा। तो 3 सिक्के जब एक साथ उछाले जाएंगे तो परिणाम 2 दूनी 4 दूनी 8 होंगे। तो ये 8 परिणाम होंगे। और कहा गया था कि संभव परिणाम कोई चित नहीं, यानी एको भी चित नहीं। तो यहाँ पे देखो कोई चित नहीं है, केवल एक जगह है ना। तो अब हम लिखेंगे, इसलिए कोई चित नहीं के परिणाम। ये क्या है? केवल एक परिणाम, टेल टेल टेल। ये कोई चित नहीं घटना हो गई। तो नंबर ऑफ एस कितना निकला? सैंपल स्पेस 8 परिणाम। नंबर ऑफ ई, घटना के परिणाम कितने निकले? 1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसलिए घटना की प्रायिकता पी ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा? 1/8। घटना की प्रायिकता हो जाएगी 1/8। और यहाँ क्या कह रहा है? अतः कहता कोई चित न आने की प्रायिकता। तो अब यहाँ देखो कोई चित नहीं आया तो प्रायिकता क्या है? 1/8। अतः दिया गया कथन असत्य है। इसी प्रकार के प्रश्न है, 3 बच्चों वाले एक परिवार में हो सकता है कि कोई लड़की न हो, 1 लड़की हो, 2 लड़कियां हो या 3 लड़कियां हो। यानी लड़की होने का विचार किया जा रहा है 3 बच्चों के परिवार में। तो अतः इनमें से प्रत्येक की प्रायिकता 1/4 है। क्या यह कथन सत्य है? तो यहाँ पर यह कथन सत्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर परिणाम अलग अलग प्राप्त होंगे। तो हम जैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 3 बच्चों के परिवार में कुल परिणाम देखिए क्या क्या हो सकते हैं। तीनों बॉयज हो सकते हैं। पिछले प्रश्न जैसा बिल्कुल है, पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का। या ऐसा हो सकता है कि पहला दूसरा लड़का तीसरी लड़की हो। ठीक है ना। पहले हमने आखिरी वाले में चेंजेस देखे, अब बीच वाले से चेंज करेंगे। हो सकता है कि पहला लड़का दूसरी लड़की तीसरा लड़का, पहला लड़का दूसरी लड़की तीसरी लड़की। इसी प्रकार पहली लड़की दूसरा लड़का तीसरा लड़का, और क्या? पहली लड़की दूसरी लड़का तीसरी लड़की। फिर उसके बाद जी गर्ल, और यहाँ पे गर्ल और बॉय। फिर उसके बाद ये भी हो सकता है कि तीनों लड़कियां हों। ये परिणाम कुल मिलाकर प्राप्त हो सकते हैं। तो कितने परिणाम हो गए? 3 3 6 2 8। तो यहाँ नंबर ऑफ एस कितनी हो गए? 8। अब कह रहा कोई लड़की न हो, तो ये पहली घटना। तो क्या लिखेंगे? कोई लड़की न हो तो पी ऑफ, ये E1 कह देंगे हम इसको। तो कोई लड़की नहीं है, कहाँ पे नहीं है? यहाँ पे नहीं है। ओ सॉरी, यहाँ नहीं है, कोई लड़की नहीं है, केवल एक चांस है। तो कितना हो गया? 1/8। हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, है ना। कोई लड़की नहीं है, इसके कितने अनुकूल परिणाम? 1। यहाँ पे लिखना भी चाहिए। तो अनुकूल परिणाम। फिर दूसरी बात क्या कहा?
एक लड़की हो, एक लड़की होने पर, इसको हमने दूसरी घटना कह दिया P ऑफ E2। एक लड़की कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ तो दो लड़कियां हैं, यहाँ है, और देखो एक लड़की कहाँ, बस 3 जगह है, तो 3 जगह क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, अगला कहा गया है 2 लड़कियां हो, तो 2 लड़कियां होने पर, अब इसको P ऑफ हम E3 कह देते हैं। तो 2 लड़कियां कहाँ पे हैं, देखिए यहाँ पे है 2 लड़कियां, यहाँ पे हैं 2 लड़कियां, है ना, और यहाँ पे हैं 2 लड़कियां हैं, तो 3 परिणाम यहाँ भी हमको प्राप्त हो गए। ठीक, 3/8। उसके बाद क्या है, 3 लड़कियां, तो अब लिखेंगे क्या, 3 लड़कियां होने पर, P ऑफ E4 चौथी घटना की प्रायिकता, तो तीनों लड़कियां केवल एक जगह, 1/8। अब इन सभी प्रायिकताओं का जब आप योग करोगे, कैसे, 1/8, 3/8, 3/8, 1/8, तो देखो 1 3 4 3 7 1 8/8, अर्थात टोटल आ जाएगा 1। तो इस प्रकार यहाँ जब 4 संभव परिणाम थे, तो उन चारों संभव परिणामों के प्रायिकता 1/4 होना कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो कहा गया था कि इसमें से प्रत्येक की प्रायिकता 1/4 है, यह कथन असत्य है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः प्रत्येक घटना की प्रायिकता 1/4 होना असत्य है। ये उत्तर हो गया। तो इस प्रकार ये वीडियो अब आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अब विद्यार्थी इस अभ्यास के और इस अभ्यास से संबंधित जो उदाहरण बुक्स में दिए गए हैं उनको भी हल करने का प्रयास करेंगे, ताकि उनको अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास हो सके।